के दिन का रिवीजन सेशन, और रिवीजन सेशन के दौरान जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था जेई मेन सितंबर की शिफ्ट 2 का पेपर देखा था। आज भी हम लोग जो है उसी तरह के एक और पेपर के ऊपर बात करेंगे। माने एक तरह से ये एक तरह का कंटिन्यू प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, सितंबर 1 शिफ्ट 2 के पेपर को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैंने पहले बोला था, आपको पिछली बार भी बोला था कि यहाँ हमें उस पेपर को करने के दौरान जो 1 घंटे के अंदर हम पेपर कर पाते हैं, वो एग्जैक्टली आपको जो करना चाहिए उस पेपर का तकरीबन 70 to 60% ही होता है। क्यों? क्योंकि इसके सिवा मैं आपसे बातें भी करता हूँ, पूरी प्रॉपरली एक एक चीज को लिखता हूँ। हर चीज को एक्सप्लेन करने में और एक चीजों को स्किप करते हुए चलने में मेंटली बहुत फर्क होता है। तो तकरीबन 30 से 40% का डिफरेंस आ जाता है। बट मुझे पूरा यकीन है कि आप जब पेपर करेंगे तो बहुत सारी चीजों को दिमाग में कर लेंगे, फटाफट से क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ चीजें आपको देखते ही याद आ देंगे। अरे इसका आंसर तो आज ही देखा था, अरे ये तो बी है, ये तो मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह की बहुत सारी बातें और भी होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस को करना, स्किप करना, क्वेश्चंस को शॉर्ट में कर लेना, क्वेश्चन को दिमाग में कर लेना, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो आप अपनी तरफ से जब कर रहे होते तो बहुत अच्छे से कर रहे होते, परंतु जब मैं कर रहा होता तो मुझे नहीं करने की इजाजत होती, क्योंकि मुझे तो एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है, ये मान करके हर बच्चे को नहीं आता। खैर, अभी ये बहुत सारी बातें नहीं करते हुए हम चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन करने की दुनिया में। और क्वेश्चन करने के अंदर अगर देखा जाए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मैथमेटिकल लॉजिक का। मैथमेटिकल लॉजिक की अगर बात करिए तो इनमें से कौन सा जो है बुलियन एक्सप्रेशन इसके बराबर है, ठीक है। ये एक बड़ा यूनिक तरह का क्वेश्चन है। चाहे तो आप ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, बट ट्रुथ टेबल से करने की बजाय मैं इसे छोटे तरीके से करके बता रहा हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू। याद है ना, और का नेगेशन जो होता है वो एंड होता है ना। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए कि अच्छा इसकी कहानी तो ये जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कुछ भी लिखा है ये तो बढ़िया है, लेकिन आपने को एक और चीज पता होनी चाहिए कि नेगेशन ऑफ पी माने पी का रॉन्ग होना और इंप्लाइज क्यू का सही होना, ठीक है ना। पी इंप्लाइज क्यू को शो करता है। कहने का मतलब ये कि P इंप्लाइज Q, ये अपने आप में P इंप्लाइज Q के इक्वल है, सही है। हाँ, याद होना चाहिए कि P इंप्लाइज Q अपने में फॉल्स तब होता है जब P फॉल्स हो और Q ट्रू हो, तब वो फॉल्स होता है। तो कहना मतलब यही इकलौता स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये कि ये इसके इक्वलेंट है, और अगर ये इसके इक्वलेंट है तो हमारा शायद सी ऑप्शन सही बैठ जाएगा। मैंने सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक तरीके से इसको रिड्यूस करा जा सकता है। यही तो मैं कह रहा था, आप चाहे तो इसे ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस तरफ लेके जा रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 2 स्क्वायर चुने जा रहे हैं रैंडमली एक चेस बोर्ड से। डायग्राम में चेस बोर्ड भी लगाने की कोशिश कीजिए। तो बताइए कि उनके बीच में एक साइड कॉमन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? उनके बीच में एक साइड कॉमन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए साहब, अगर बाय द वे सबसे पहली बात करी जाती है प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में जो सबसे पहले जो इश्यू आता है वो आता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का। तो सबसे पहली कहानी है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की। तो हमें 64 में से माने 64 जो इसके खाने हैं उनमें से कोई 2 ही चुनने। तो सबसे पहले तो उससे साइड कर लो, आधा काम तो वहां से हो गया। अब दूसरी चीज जिसके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए वो कैसे है? एक्चुअल में ये हमसे चाह क्या रहे हैं? ये हमसे ये चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने ये 2 ब्लॉक चुन लिए, राइट। अगर मैंने ये 2 ब्लॉक चुन लिए तो मैं ये कह सकता हूँ ये 2 ब्लॉक इसकी जो क्वेश्चन है इसकी शर्त को पूरा कर रहे हैं, माने दे आर फिट इनटू द कंडीशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्यों है? क्योंकि हमारे को ये पता है कि ये जो साइड है जो दोनों के बीच में है कॉमन, ये 2 ब्लॉक के बीच में कॉमन साइड है, राइट है। और ये क्वेश्चन में भी मांगा है। तो इसका मतलब ये कि ऐसा एक केस मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपके सामने यही केस मिटा करके एक और केस दिखाता हूँ। जब मैं ये 2 ब्लॉक चुन लेता हूँ तब ये साइड कॉमन है। तब तक मैंने कितने ब्लॉक चुन लिए? 2 ब्लॉक चुन लिए। अब मैं आपके सामने तीसरे केस को लाता हूँ। क्या मैं तीसरे ब्लॉक को ला सकता हूँ ऐसे? इनमें ये कॉमन है, हाँ ये कॉमन है, तो 3 तो ये हो गए। अब चलते हैं चौथे की तरफ। क्या देखिए चौथी साइड कॉमन आ गई? हाँ आ गई। अब चलते हैं 5वें केस की तरफ, राइट है। तो 5वां केस आ गया। अच्छा, अब चलते हैं 6ठे केस की तरफ। तो आपको पता चल गया 6ठा केस आ गया। और ऐसे ही चलता हूं मैं अगले केस की तरफ, मैंने 7वें केस की तरफ। लीजिए साहब, मैंने ऐसे पूरी एक लाइन में कितनी कंडीशंस, कितनी बार ऐसा चुन पाया? 7 बार। एक लाइन में जब मैं चला तो मुझे ऐसे 7 अलग अलग केसेस मिले। अच्छा, यही केस जो मैंने इस लाइन में ढूंढे, क्या मैं इस लाइन में सर्च कर सकता था? हाँ कर सकता था। ऐसा ही केस मैं क्या और आगे भी सर्च कर सकता था? हाँ कर सकता था। क्या मैं और आगे भी सर्च कर सकता था? हाँ कर सकता था। क्या मैं और आगे भी सर्च कर सकता था? हाँ कर सकता था। आप कहते हैं कि इसमें कितनी बार चुन सकता था? वही जितनी बार नीचे चुना था सर, हाँ या ना।
मैंने 7 बार, हाँ 7 बार, देखिए ना आपके सामने 7 बार मैंने ऐसा करा, ऊपरी लाइन में भी। अब देखिए मैं 7 बार पहली लाइन से, फिर 7 बार दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर चौथी से, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं से कर सकता था। इसका मतलब मैं टोटल 8 बार ऐसे 7 केस ढूंढ सकता था। मतलब मैं 8 बार 7 बार 8 टाइम्स 7 केसेस ढूंढ सकता था। 8 टाइम्स 7 केसेस ढूंढ सकता था। अब जो केस मैंने ऐसे सर्च करे, ठीक है ना, वो ऐसे सर्च ना करके क्या मैं ऐसे नहीं सर्च कर सकता था? अब नहीं है क्या ये दो चेस बोर्ड के 2 खाने जिनके अंदर वन साइड कॉमन है? हाँ है। क्या मैं ये वाली नहीं चुन सकता था? हाँ। क्या मैं अगली बार ये वाला नहीं चुन सकता था? हाँ। अब ऐसे अगर मैं चुनता तो इस बार यूं कितने केस होते? 7 केस। फिर मैं वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 बार और करता तो 8 टाइम्स 7 केसेस और आते मेरे पास में। तो ऐसे केसेस हॉरिजॉन्टली चुनूं या वर्टिकली चुनूं? हॉरिजॉन्टली या मैंने प्लस है ना, या वर्टिकली चुनूं तो मेरे पास इतने केसेस हो सकते थे। तो कुल मिलाकर के मेरे पास 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 मैंने 56 इंटू 56 बोले तो 56 प्लस 56 बोले तो 112 केसेस हो सकते थे। तो ये तो हुए हमारे पास में फेवरेबल केस। ऐसे फेवरेबल केसेस इतने हो सकते थे। अब अगर ये फेवरेबल केसेस हैं और किसी ने मुझसे अगर किसी ने इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी तो 112 डिवाइड बाई 64C2 माने 64 इंटू 63 इंटू मैं 2 इंटू 1 कर सकता हूं। तो मैं अगर इसे कैंसिल आउट भी करता हूं तो यहां से आ जाएगा 32। और ये कुछ भयानक सा आंसर देने वाला है, लेकिन इससे पहले कि कुछ ये खतरनाक आंसर दे मैं देख लेता हूं, कुछ काटापीटी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। 4 से जरूर कैंसिल आउट होता दिख रहा है। 4 से जा रहा 25 और 3 28 बार, और 4 से जा रहा है 8 टाइम्स। 7 से जा रहा है 4 टाइम्स, 7 से जा रहा है 9 टाइम्स, और फिर से कैंसिल आउट होकर के जा रहा है 2 टाइम्स। माने आंसर है 1/18 माने सी ऑप्शन। देखिए साहब सेकंड क्वेश्चन भी हो गया चुटकी बजाते, हालांकि चुटकी बजाते तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है ना, टीडियस था ना भयानक था, कॉपी में मिलने वाले नोट्स में से ही था, कहीं बाहर नहीं गया। आपकी कॉपी में जो नोट्स हैं उन्हीं में कहीं ना कहीं है। राइट है। आगे बढ़ जाता हूं तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हम अगले क्वेश्चन में क्या और कैसे करने वाले हैं। रेडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे लिए आया है वो क्वेश्चन ये कहता है कि f(x) अपने आप में एक क्यूबिक फंक्शन है, इस तरह से कि f2 और f4 0 दे रहे हैं। तो ये कह रहा है 2 स्टेटमेंट हैं जो हम आपको दे रहे हैं, उन्हें कंसीडर करें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि x1 x2 करके 2 और 4 के बीच में कोई भी 2 पॉइंट आ सकते हैं। 2 और 4 के बीच में कोई भी 2 पॉइंट x1 x2 आप चुन सकते हो तो चुन दीजिए। ठीक है ना, वो इस तरह से हो कि x1 x2 से छोटा हो, दूसरी शर्त है। और तीसरी ये शर्त है कि अगर हम लोग उसमें से पहले पॉइंट f'(x1) में x1 को पहले पॉइंट x1 को f'(x) में डालें तो आंसर -1 आना चाहिए, और दूसरा x2 को डालें तो आंसर 0 आना चाहिए। क्या ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो फिर आप स्टेटमेंट 1 को सही कहें, वरना आप झूठ बोल दें। ठीक है ना, और क्या। तो अपने को करना क्या है कि करता है नहीं करता है, इसके लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही उपाय है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। राइट है। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो जरा देखते हैं। तो अभी तक हमारे पास में स्टेटमेंट ये कह रहा है, अगर ये स्टेटमेंट कह रहा है तो हमारे को क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि हमसे पता चले कि हम करना क्या चाहते हैं। देखिए सबसे पहली बात, सामने वाले ने f2 और f4 को 0 देख करके कुछ तो भला किया होगा। इसका मतलब ये कि पूरी कहानी में अभी a और b छुपाए हैं, हम शायद उसकी तरफ दौड़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले f2 मैंने फंक्शन में 2 रखता हूं, 8 माइनस 6 इंटू 4 24, ठीक है, प्लस में 2a प्लस b बराबर 0। उम्मीद है यहां से ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारे को ये पता चल गया कि मिलकर बन गया 8 माइनस का 16, इधर जाकर के हो गया 16, तो 2a प्लस b बराबर 16 पहली इक्वेशन कहती है। अगर मैं 4 रखता हूं तो 64, 4 रखता हूं तो 24, 4 रखता हूं तो 16 इंटू 6, अरे बाबा रे 16 इंटू 6 माइनस का 96 लेकर के जा रहा है भाई। इसका मतलब ये कि माइनस का 32 अभी भी बचा है। और अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो 4a प्लस b बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ से 4a प्लस b बराबर में 32 आ रहा है। हाँ, माइनस करते हैं, हटा लेते हैं, माइनस करते हैं, माइनस का 2a आ रहा है, माइनस करते हैं, माइनस का 16 आ रहा है। इसका मतलब a की सुंदर वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है ना, तो अगर भाई मेरे पास में a की सुंदर वैल्यू अगर 8 आ रही है तो मैं ये पूरा सॉल्व करने के बाद इतना मैं अपनी स्पेस बचा लेता हूं। मुझे पता चला है, मैं उस लाइन को सीधा लिख देता हूं। क्या
कि पहली चीज फंक्शन में 2 और फंक्शन में 4 को रख करके अगर मैंने 0 को चेक किया तो मेरे पास में a की वैल्यू 8 आ रही है, और मैं अच्छे से जानता हूं कि 2a + b बराबर 16 था। उसमें अगर मैंने a की जगह 8 रखा तो b की सुंदर वैल्यू 0 भी आएगी, और इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b = 0 भी आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये कि मेरे पास में फंक्शन ही एक्चुअली आ गया, x³ माइनस में 6x² प्लस में a की जगह 8x और b की जगह 0, माने fx बराबर में ये आ चुका है, ड्रॉप हो गया। अच्छा, आगे पीछे मुझे कहीं ना कहीं f' की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं 3x² माइनस में 12x प्लस 8 को अभी से लिख डालता हूं ताकि मेरे को जरूरत पड़ेगी वहां यूज कर लूंगा। राइट है। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट ये कहता है, हमारे पास में स्टेटमेंट 1 कहता है कि कहीं दुनिया में 2 और 4 के बीच में ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं जहां f' 0 आएगा। मैं आपके सामने इसे 0 करता हूं। अगर मैंने इसे इक्वलेंट टू 0 करा तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे इसे सॉल्व करने पे 24x² दिख रहा है, और 6 और 4 में भी नहीं जाएगा, तो फिर 24 लाएंगे कैसे? 24 इतने प्यार से आता दिख नहीं रहा, तो x की वैल्यू आ रही है 12 प्लस माइनस में अंडर रूट में 144 माइनस 4 दिए 12 8 96 12 8 96, ठीक है ना। 12 8 96 और डिवाइड बाई नीचे की तरफ 96 अगर कम भी कर देता हूं तो ये 48 बन रहा है। 48 का मतलब होता है, ठीक है, आसान शब्दों में देखा जाए 16 × 4, माने अगर 16 × 3 सॉरी तो 2√3, तो मैं सीधा प्लस माइनस 2√3 कर रहा हूँ, शॉर्ट करता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना। अपॉन में नीचे की तरफ आ रहा है 2a, तो माने नीचे की तरफ आ रहा है 6, तो हिसाब से देखा जाए तो 2 प्लस, क्योंकि मैं माइनस इसलिए नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा बताऊंगा बाद में, प्लस माइनस में से सिर्फ प्लस को ले रहा हूँ, यहाँ से नीचे गया 3, 2 + 1/√3 आ रहा है। 16 के हिसाब से 4 आना था पहली बात, तो यहाँ 4 √3, तो यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा। 2 + 2/√3 करके एक पॉइंट है जो कि 2 से 4 के बीच में आता भी है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि एक पॉइंट x1 और x2 करके कोई 2 पॉइंट हैं जो 2 और 4 के बीच में जरूर आएंगे, और वो इस तरह से होंगे कि उनसे f' 0 आ सकता है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि बाय f' x = 0, x = 2 + 2/√3 जो कि बिलोंग करता है 2 से 4 में, ठीक है, इम्प्लाइज x2 = में 2 + 2/√3, माने वाकई में 2 से 4 के बीच में एक नंबर ऐसा जरूर है जहां पे f' 0 आ रहा है, f' 0 बन रहा है। तो पहली चीज तो ये इतना स्टेटमेंट 1 में भी एक पार्ट सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या -1 भी दे रहा है? ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या ये कभी -1 देगा। अब -1 देगा, कैसे देगा और कहां देगा, या तो हम ये सर्च करें, या हमारे पास एक और तरीका भी है, ठीक है ना। हम f' में, ठीक है ना, नाउ पुटिंग f' में नाउ पुटिंग x = 2 इन f', मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं। अगर मैंने फंक्शन f' में, माने इसमें अगर मैंने x की जगह पे 2 रखा तो ये हो जाएगा 4 × 12 माइनस 24 प्लस का 8, तो हिसाब से -4 आ रहा है। माने मेरे को पता चलता है कि मेरा जो f' जो है, f' की वैल्यू -4 आ रही है। अब जरा ग्राफ से सोचना, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 रखने पर, है ना, मेरी वैल्यू -4 जा रही है, और 4 से पहले कहीं 2 + 2/√3 है जहां पर वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ग्राफ जो है 2 से 4 तक जाते समय पे ऐसा कुछ इंक्रीजिंग जैसा रहा होगा, राइट है। अच्छा, इसका मतलब ये कि 2 से 4 के बीच में -4 से वो बढ़ते बढ़ते 0 तक गया है। तो जो चीज -4 से 0 तक जा रही है वो कहीं ना कहीं तो -1 भी ला रही होगी ना, वो कहीं ना कहीं तो -1 भी दे रही होगी ना भाई, और वो भी 2 से 4 के बीच में ही कहीं दे रही होगी। इसका मतलब पक्की बात है कि कहीं तो f'(x1) करके कोई -1 देने वाला होगा ही होगा, 2 से 4 के बीच ही होगा, क्योंकि 2 के आगे चलते 2 +
2/√3, माने बहुत जरा सा आगे चलती है आपकी वैल्यू 0 हो रही है। तो -4 से 0 तक अगर गया है फंक्शन तो ग्राफ तो सीधे ही गया होगा, तो कहीं बीच में -1 भी तो दिया होगा। हाँ दिया होगा सर। इसका मतलब ये कि स्टेटमेंट, ठीक है ना, सो इन 2,4 देयर x1 exist such that f dash x1 is equal to -1, जहां पे f dash x1 -1 होके रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है माने S2 क्या कहता है? ये तो हमने S1 को ट्रू फील कर लिया कि भाई ये सच था, ये कथन, ये स्टेटमेंट वाज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू द S2 स्टेटमेंट। S2 स्टेटमेंट मुझे क्या कहता है? S2 स्टेटमेंट कहता है कि मान लेते हैं कि 2 और 4 के बीच में कोई 2 पॉइंट x3 x4 है, 2 और 4 के बीच में कोई 2 पॉइंट x3 x4 है, इस तरह से है कि x3 x4 से छोटा है। अच्छा, और 2 से x4 तक जाते समय पर, 2 से x4 तक जाते समय पर फंक्शन गिर रहा है, और फिर x4 से 4 तक जाते समय फंक्शन बढ़ रहा है। माने x4 एक ऐसा पॉइंट है बीच में कहीं जहां फंक्शन गिरा और फिर वापस ऊपर चढ़ा, ऐसा। और उस पूरी कहानी में हम ये भी कह सकते हैं कि 2 टाइम्स f dash x3 जो था वो √3 fx4 के बराबर रहा। तो अगर इस बात को समझा जाए ना, तो ये क्वेश्चन फिर से बहुत बढ़िया वाली बात कह गया। अब क्वेश्चन कैसे कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो बताता हूं। भाई हमने ये तो पता कर लिया था कि 2 + 2/√3 पर f dash x 0 है, राइट है, ये हमने पता कर लिया था, ठीक है ना। कहीं वैल्यू 0 रही होगी, पक्की बात है, ऐसा हुआ होगा, 2 से 4 के बीच में कहीं ना कहीं 0 रहा होगा। अच्छा, अब इसके बीच में एक और चीज भी थी कि 2 से 4 के बीच में, अभी तक तो हम लोगों के दिमाग में ये फिट है कि ऐसी वैल्यू कहीं ना कहीं रही होगी। अच्छा, साथ में अब जरा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, कैसे रहा होगा। फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना भाई। इसको समझो आप कि क्वेश्चन में क्या क्या कहना चाहता है। फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए S2 करके x2 करके कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, कि कहीं एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पर आकर के फंक्शन ने इंक्रीज होकर के डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पे पहले। लेकिन हमारे को क्या क्या पता वो बता देता हूं। एक हमें पता है कि f dash x जो है वो 2 + 2/√3 पर है ना, f dash x नहीं, f dash x 2 + 2/√3 पर 0 है। एक फंक्शन की 2 पे वैल्यू -4 है। अच्छा, अपने पास 4 पे कोई वैल्यू नहीं है। 4 पे वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48, -4, 12 × 4, 12 चौक, ये भी 48, वेरी गुड, और प्लस में 8, मतलब 4 रखने पे 8 आ रहा है फंक्शन। ओके, -4 से वो बढ़ते बढ़ते 8 तक जा रहा है कहीं, है ना, अपन ने ये मान लिया। अच्छा, और मैं अपनी तरफ से ये भी मान लेता हूं कि कोई एक पॉइंट x3 करके भी है जहां पर फंक्शन जो है वो अपना वैल्यू जो है इसके बराबर भी दे रहा है। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हाँ दे रहा होगा भाई, कहीं तो ऐसा हो ही रहा होगा कि जहां f dash x2 जो है वो √3/2 fx4 के बराबर है। क्या 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 क्या, अच्छा, एंड लेट f dash x3, कोई x3 करके कोई पॉइंट है जो कि अपने आप में √3/2 टाइम्स fx4 के बराबर है। x3 x4 करके कोई 2 पॉइंट है, मैं मान लेता हूं, एक बार ये कह रहा हूं, अपन मान लेते हैं कि ये सही कह रहा है, ये बंदा एकदम बराबर कह रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो फंक्शन है, देखो जरा समझो, 2 से 4 के बीच में, 2 से x4 के बीच में फंक्शन डिक्रीज करा और फिर वो इंक्रीज करा है, डिक्रीज करके इंक्रीज करा है, समझ रहे हैं आप। 2 से 4 के बीच में फंक्शन जो है वो डिक्रीज करके इंक्रीज करा है, ठीक है, 2 से 4 के बीच में। ऐसा अपन एक आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। 2 से 4 के बीच में फंक्शन जो है कहीं पे डिक्रीज हुआ पहले और फिर इंक्रीज हुआ है। अच्छा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि अगर वाकई ऐसा हो रहा है कि ये नीचे आया और फिर ऊपर गया है, तो पक्की बात है इसकी कॉन्केविटी अप आएगी। अच्छा, इसकी कॉन्केविटी अप आ सकती है, हाँ। तो फिर अपन एक काम करते हैं, इसका f डबल डैश x पे चलते हैं। f डैश x अपने आप में दे रखा है इतना, तो ये हो जाएगा 6x - 12, ठीक है ना।
अच्छा, हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा पॉजिटिव रहा क्या 2 से 4 के बीच में। यस, इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to 4। इसका मतलब पक्की बात है कि बीच में कहीं एक जगह पे डिक्रीज मार के इंक्रीज करा होगा, कर सकता है बिल्कुल साहब। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट अपने आप में किसी x4 तक के लिए डिक्रीजिंग था और उसके आगे कहीं इंक्रीजिंग रहा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। और ये ऐसा हुआ ही होगा, x3 तक जाते जाते कहीं पे ये डिक्रीज फिर इंक्रीज करा होगा। और बराबर मतलब ये कि अपने आप में मुझे तो स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला सही लग रहा है। ठीक है, अपने को स्टेटमेंट में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा और हुआ ही होगा, पक्की बात है ना। इंप्लाइज S2 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना, ये भी ट्रू है साहब। इसका मतलब ये कि हमारी तरफ से अगर ऑप्शन में देखा जाता तो S1 S2 दोनों ट्रू है, माने ए ऑप्शन अपने आप में करेक्ट आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है। थोड़ा पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है, मेरे को लगता नहीं है कि हर स्टूडेंट के बस में ये होगा, क्योंकि कॉन्केविटी के बारे में उस मोमेंट पर सोचना कि किसी एक मोमेंट पर हल्का सा नीचे आया होगा, फिर ये 0 गया होगा, फिर ये 4 तक गया होगा, ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कॉन्केविटी का आइडिया है तो थोड़ा सोचा जा सकता, थोड़ा कम ही सही, लेकिन सोचा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके जाता है, ठीक है, उसकी तरफ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राइट है, लेकिन इस पेपर में मेरे को जहां तक याद है सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, JNM। ठीक है, जहां पे n जो है ऊपर वाले x की डिग्री है, m जो है वो नीचे वाले x की डिग्री है। ठीक है ना, n जो है वो ऊपर वाले x की डिग्री है, नीचे वाले की डिग्री m है, इसलिए इसका नाम JNM है। अच्छा, n जो है वो हमेशा m से बड़ा है, n और m हमेशा नेचुरल नंबर है। एक मैट्रिक्स को कंसीडर कीजिए जो कि अपने आप में 3x3 की मैट्रिक्स है, AIJ करके है, जिसमें हम कह सकते हैं कि JAIJ। मैं आपको यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये अपने आप में थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अच्छा, ये अगर बाय द वे इसके अंदर है ना प्रिंसिपल डायगोनल और ऊपर की चीजों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो नीचे के 3 नंबर तीनों 0 हैं, ये बोल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का मॉड, अच्छा ये मांग रहा है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स का मॉडुलस मांग रहा है, और ये पूरी कहानी में हमारे से एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकलवाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये बात समझने की कि अपने आप में क्या चाह रहा है मुझसे, है ना। ये एक्चुअल में जो चाह रहा है वो अपने आप में 1 में अगर ध्यान से रखा जाए तो डिटरमेंट ऑफ ए की डिग्री, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का मतलब होता है डिटरमेंट ऑफ ए की डिग्री 3 - 1, माने डिटरमेंट ऑफ ए का स्क्वायर चाह रहा है ये बंदा, बिल्कुल डिटरमेंट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी डिटरमेंट ऑफ ए स्क्वायर चाह रहा है। अब ये ए का स्क्वायर चाह रहा है, उसमें भी अगर देखा जाए तो ये अपने आप में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इसका जो वैल्यू होगा डिटरमेंट ए जो होगा वो अपने आप में है ना A11 A22 A33 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि इस पूरी कहानी के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही है। अच्छा, पूरे कहानी में हमारे पास में A11 A22 A33 तभी आ सकते हैं जब हमारे पास में एक्चुअल मैट्रिक्स आ जाए। एक्चुअल मैट्रिक्स को कैसे लाया जाए, अब सारी दौड़ धूप जो है वो इसी चीज की है और किसी चीज की नहीं है। तो पहली चीज तो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमारे को ये कहानी क्या कहती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो इसको निकालना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन को उसने इन्वॉल्व कर लिया, इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व कर लिया तो कहानी वैसे ही देखा जाए बड़ी रोचक हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं i <= j के लिए, और अगर हम लोग j 6 + i, 3 - j i + 3, 3 की बात करते हैं तो ये कैसे स्टार्ट होगा। अगर मैं इंटीग्रेशन में चलता हूं तो मेरे को पता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के हाफ तक जाएगा। राइट है, अगर 0 से लेकर के हाफ तक जाएगा तो हमको पता होना चाहिए n के नाम पे आज यहाँ 6 + i बैठा है, तो x की पावर 6 + i हो गया, 6 + i। राइट है, अपॉन में x की पावर m की बात करिए तो m के नाम पे i + 3 बैठा है, -1, है ना। अभी इसमें भी कोई मतलब कोई भेद वाली बात नहीं कि i + 3 यहाँ पे बैठा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा और कंसीडर करा जाए, है ना, तो ये मेरे से यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना, ये m के नाम पे ये होगा, ठीक है, तो 3 - 1 है ना, ये हो जाएगा माइनस j i + 3, मतलब x की पावर i + 3 अपॉन में x की पावर 3 - 1, 0 से लेकर के हाफ तक, और पूरी कहानी में से 0 से लेकर के हाफ तक फिर कॉमन शॉमन आ जाएगा, और x की पावर 3 - 1 दोनों में कॉमन भी आ जाएगा। राइट है,
अच्छा, ऊपर की तरफ x की पावर 6 प्लस आई माइनस में x की पावर i प्लस 3 ये हट जाएगा। और अगर देखा जाए तो x की पावर i प्लस 3 दोनों में से फिर कॉमन आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 3 माइनस 1, इंटीग्रेशन चलेगा 0 से लेकर के हाफ तक और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ग्रेट। अच्छा, और ये अपने आप हो जाएगा x की पावर i प्लस 4 डिवाइड बाई i प्लस 4 और उस पर भी लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर के हाफ तक की। और अगर ऐसा हो गया है ना, तो अपने पास में i प्लस 4 को लेकर के अब बढ़िया काम होने वाला है साहब। ठीक है, अगर मैं x की जगह हाफ रखता हूं तो हाफ की पावर में i प्लस 4 अपॉन में नीचे की तरफ चलेगा i प्लस 4 और अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो 0 तो खत्म ही हो गया। मतलब मेरे पास में इंटीग्रेशन से इसकी वैल्यू आ गई है और सारी की सारी वैल्यू डिपेंड कर रही है i पे, सारी की सारी वैल्यू i पे डिपेंड कर रही है, मतलब और किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अच्छा, अगर ये चीज इस पर डिपेंड कर रही है तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि अब इसके बाद की कहानी के अंदर है ना, जब हमारे पास में ये आ ही जाएगा तो सिर्फ डिटरमेंट ए में मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए था डिटरमेंट ए जो कि अपने आप में A11 A22 इंटू में A33 के इक्वलेंट है। और इसमें i की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 तो रखनी है, तो 1/2 की पावर i की जगह जब मैं 1 रखता हूं तो 1 प्लस 4 माने 5 अपॉन 5, फिर 1/2 की पावर जिस दिन मैं 2 रखता हूं तो उस दिन 6/6, फिर मैं रखता हूं तो 1/2, जब मैं 3 रखता हूं तो 7/7। ठीक है, 5 6 7 हाफ की ओवरऑल डिग्री हो गई है 11 और 7 18, मतलब बहुत ही भयानक सी कुछ डिग्री चली गई है। ठीक है ना, और उसमें 15 7 35 है ना, 15 इंटू 7 105 105 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 19 1 अपॉन में इतना जा रहा है भाई मामला। ठीक है, ये तो हुआ डिटरमेंट ऑफ ए। अभी तक मेरे पास में आ गया डिटरमेंट ऑफ ए, है ना। और क्वेश्चन में जो मेरे से मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है डिटरमेंट ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि सामने वाले ने जो मेरे से मांगा ना एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स दैट इज 1 अपॉन में डिटरमेंट ऑफ ए का स्क्वायर। माने डिटरमेंट 1 अपॉन में डिटरमेंट ए का स्क्वायर, और अगर ऐसा है तो 1 अपॉन करने पे 105 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 की पावर 19 का स्क्वायर मतलब इंटू 2 माने 38। ठीक है, 2 की पावर 38 हो चुका होगा। ग्रेट, माने ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए एकदम सही झकास वाला ऑप्शन है। शानदार क्वेश्चन बन गया भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इतना सुंदर क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन में हम लोग वैसे भी नहीं सोच पाते थे। क्लासिक क्वेश्चन की क्रिएशन हुआ है, क्लासिक क्वेश्चन का क्रिएशन हुआ है, बढ़िया। अपनी तरफ से इस तरह के क्वेश्चन देना मींस का स्टैंडर्ड बढ़ाने वाली बात है और मैं तो हमेशा इसका पक्षधर हूं साहब, बिल्कुल 100 बढ़िया, हमारी तरफ से पूरा समर्थन। इस तरह के क्वेश्चन अगर बच्चा करेगा तो बहुत सारी चीजें मैट्रिक्स में भी सीखेगा और इंटीग्रेशन में भी सीखेगा। अगला क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन लग रहा है साहब। लिमिट एक्स टेंड्स टू दे रखा है π/4 और अपने को इंटीग्रेशन यहां से यहां तक दे रखा है। एक बार जरा क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। लिमिट में एक्स टेंड्स टू π/4 और π/4 बाहर भी है, ठीक है, और इंटीग्रेशन में 2 से लेकर के sec स्क्वायर एक्स तक। सिंपल fx डॉट dx, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। अगर मैंने x की जगह π/4 रखा तो नीचे तो 0 बन रहा है, और x की जगह π/4 ऊपर रखा, x की जगह पर यहाँ रखा तो ये भी 2 से 2 तक माने इंटीग्रेशन में ऊपर भी 0 बन रहा है। मैंने 0/0 फॉर्म है, मैंने लॉपिटल लगाऊंगा और लॉपिटल लगाते समय पर ऊपर डिफरेंशिएशन के लिए न्यूटन लेबनीज लगाऊंगा। तो π/4 तो कांस्टेंट है। अंदर क्या होगा, फंक्शन में x की जगह जाएगा sec स्क्वायर एक्स और फिर sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sec x और sec x का sec x tan x, तो ये बनेगा राइट। ओके, फंक्शन में ये गया और फिर उसका डिफरेंशिएशन बराबर, और 2 रखने पे तो 0 आ ही रहा है और लिमिट x टेंड्स टू π/4 लगेगी। इसके बाद में जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो नीचे की तरफ 2x बन रहा है, 2 हटा लेते हैं। अब x की जगह जिस दिन मैंने π/4 रखा ये बन चुका होगा π/4, फंक्शन के अंदर बन चुका होगा 2 और यहाँ पे बन चुका होगा 2 इंटू 10⁻⁴ इज 1 अपॉन में नीचे की तरफ बन चुका होगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ बन चुका होगा π/4 आगे। तो π/4 से π/4 कैंसिल आउट कर दिया, इट इज 2f2। तो फाइनली आंसर हो गया 2f2 माने सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा सा क्वेश्चन बन गया, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात थी नहीं, तो क्वेश्चन आराम से बन गया, क्रिएट हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन है हमारा तो मेरे को लगा नहीं कि कोई खास मुश्किल वाला क्वेश्चन है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल दें, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। रेडी,
तो अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आज लग ही रहा है सुबह से जिस तरह के क्वेश्चन हुए जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस को देख के साफ लगता है कि क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन बनाए गए थे इस पेपर में। कह रहा है P1 से लेकर के P15 तक एक सर्कल पे 15 पॉइंट्स है। अच्छा, द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P1, PI, PJ, PK इस तरह से होना चाहिए कि IJ के 15 ना हो, इनका सम 15 ना हो। ओके, किसी भी सर्कल पे 15 पॉइंट्स हैं तो उनसे कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इस गढ़ में 15 से 3, 15, 14, 13, 1, 2, 3, 2 से गया 7, 3 से गया 5, 35 इंटू 13, 350 ये हो गया। 350 और 105, 100, 350 और 105, 455, 455 ट्रायंगल्स बन सकते हैं अगर हम ध्यान नहीं देते। अब उनमें से वो केस है जिनमें I प्लस J प्लस K का सम 15 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे क्या 15 नहीं होना चाहिए करके कोई केस नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में से वो केस हटा सकते हैं जिनमें सम 15 था, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको इस तरह से सोचना है चीजों को लेकर के, ठीक है ना, कि एक पहली चीज हम लोगों को ये समझ के चलनी है कि I, J, K के अंदर हमेशा कोई भी 3 पॉइंट चुनते समय पे हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट अगर I है तो उसका अगला J और उसका अगला K हो, तो I लेस देन J लेस देन K ये एक ऑर्डर रहेगा एक। और दूसरी बात ये कि I प्लस J प्लस K जो हो वो 15 रहे। अब यहां ये समझने लायक बात है कि अगर ऐसा मैंने ले लिया तो I के पास में क्या क्या संभावना है वो बता देता हूं, है ना। I इज इक्वल टू में या तो 2 हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, I 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने I की जगह पे 5 ले लिया, तो इसका मतलब ये कि J प्लस K के नाम पे आपको 10 लाने। ऑब्वियसली पता है I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू 15 हो रहा है, तो अगर मैं J प्लस K इज इक्वल टू में 10 ला रहा हूं तो आपके पास चॉइस क्या है, आपके पास चॉइस ये है कि आप J की जगह 5 ले लो और K की जगह 5 ले लो, और मैं आपको लेने नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया था कि I J K हमेशा I लेस देन J लेस देन K होना चाहिए, I सबसे छोटा होगा, और आप ये कर नहीं सकते। अब मान लो आपने ये लिख दिया कि नहीं साहब इसको तो 4 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, फिर मैं आपको मना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि I लेस देन J लेस देन K रखना ही है आपको, माने मैं आपको I की जगह 5 भी नहीं उठाने दूंगा। अब ये जो छोटी सी चीज है ना, आपको लगता जरूर है कि ऐसा हो गया, ये बस आपको थोड़ा सा एक दो बार जब आप क्वेश्चन करके जाएंगे ना तो इस तरह की चीजों का ध्यान रख लेना। हाँ, तो अपने को ये पता चल जाना चाहिए कि I J K के नाम पे पहली बात तो ऑर्डर रखना है, और दूसरी बात ये कि I के नाम पे 4 से ऊपर कोई नंबर नहीं चढ़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी चीज को समझना है। जैसे मैंने सपोज करो I की जगह 1 ले लिया, तो J और K के नाम पे मेरे को 14 बना के लाना है। J और K के नाम पे मुझे, J प्लस K के नाम पे मुझे 14 बनाना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर मुझे J और K के नाम पे 14 बनाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, J और K की पॉसिबिलिटी सोच लो। अगर ये 2 होगा ये 12 हो जाएगा, 3 होगा ये 11 हो जाएगा, अगर ये 4 होगा ये 10 हो जाएगा, अगर ये 5 होगा ये 9 हो जाएगा, अगर ये 6 होगा ये 8 हो जाएगा, और अदरवाइज जैसे ही ये 7 होगा वो फंस गया, उसके बाद 7 और 7 होने के सिवा कोई चॉइस नहीं। तो इसका मतलब ये कि इसके नाम पे कितने केसेस हुए, 5 केसेस से छठा केस नहीं बन पाएगा। एक तो ये बात सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि मान लो मैंने I के नाम पे 2 लिया, तो मुझे पता है J प्लस K की वैल्यू 13 हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो J और K के नाम पे क्या क्या पॉसिबिलिटी सोच लो। अगर मैंने ऐसा लिया तो मुझे पता है कि जिस दिन मैंने J और K के नाम पे 13 लेना ना अपने को, तो मैंने I के नाम पे 2 लिया तो ये 3 हो सकता था क्योंकि इससे बढ़ के ही लेना था, 3 और ये 10 चलेगा, आगे 4 और ये 9 चलेगा, 5 और ये 8 चलेगा, 6 और ये 7 चलेगा। बस इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 हो गए। तो अब आप समझ गए कि केस हो सकते हैं, I अगर 1 है तो हमारे पास में 5 केसेस हैं, ऐसे ही I अगर 2 होगा तो हमारे पास में 4 केसेस होंगे, और अगर I अगर 3 होगा तो हमारे पास में 3 केसेस होंगे, I अगर 4 हो जाएगा तो हमारे पास में 2 केसेस होंगे, और इसके सिवा केसेस हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये कि टोटल केसेस जो हो सकता है I प्लस J प्लस K के, I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू 15 के, टोटल नंबर ऑफ केसेस 9 और 3 12 और 2 14 केसेस हो सकते हैं, इसके सिवा कोई केस ही नहीं हो सकता सर, है ना। 1 मिनट, 5 और 4 9,
5 और 5 10 और 14 ही तो केसेस बन रहे, बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में टोटल अगर देखा जाए तो 4 केसेस। अब ये ऐसा तुक्के में लग रहा है ना, एक एक चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए। जैसे मैं आपके सामने आई की जगह 4 ले लेता हूँ, है ना, तो जे की जगह क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये देखो। अब यहाँ अगर ये भी अपने को पता चल जाएगा कि ये तुक्का भी गलत जा सकता था क्या। तो जे और के अगर मैं लेता हूँ तो मैंने लिया 5, तो हमको लाना था आई अगर इतना है तो जे प्लस के इजगड़ो मुझे 11 चाहिए, ठीक है, तो ये 6, बस एक ही केस। लो फंस गई ना गाड़ी, देखा। इसका मतलब ये केस स्पेकुलेशन ये भी गलत थी। अब ये वाला केस को भी रोक लो भाई, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने आई के नाम पे ले रहा हूं 3, तो जे प्लस के नाम पे मुझे लाना है 12। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी जे और के की आ जाओ। 4 क्योंकि जे उससे बड़ा लेना है, 4 इसको लेता हूं तो 8, और 5 लेता हूं तो 7, 6 लेता हूं तो 6, वो ले नहीं सकता। तो मतलब इसके सिर्फ 2 ही केसेस थे, जबकि मैंने 3 ले रखे थे। इसका मतलब इसके 12 केसेस हैं। अगर इसके 12 केसेस हैं तो ये वो केसेस हैं जिनमें आई प्लस ए प्लस के 15 दे रहा है, और हमें चाहिए आई प्लस ए प्लस के, भैया आप प्लीज 15 मत देना। तो मतलब ये कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन आई प्लस जे प्लस के इज नॉट इक्वल टू 15, जब ये 15 है ही नहीं, तब क्या करना है, तब टोटल नंबर केसेस हो जाएंगे 455 में से आप 12 हटा दो। और अगर आपने ऐसा कर दिया 455 में से अगर आपने 12 हटा दिया तो ये हो जाएगा 443। हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन छोटा लग रहा था लेकिन ये छोटा नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें आप यही तरीके से जाएं, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा। इसमें अगर आपने पीएनसी लगाने की कोशिश करी तो शायद फैल सकता है आपसे रायता, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन को आप इतनी ही दूरी से करना है ना भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए भाई, अपने को यहां तक तो देखो थोड़ा बहुत तो पकड़ में आ गया है कि कहानी कैसे चलानी है, राइट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आप थोड़ा रियलाइज करने लगे कि अच्छा स्टोरी धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक्स अपने आप में रैंडम वेरिएबल है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का ये ऑर्डर दे रखा है, और कैपिटल एक्स का जो मीन है वो 2.3 है, और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। तो 100 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर क्या होगा। पूरी कहानी को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें एक ए छुपा रखा है, एक बी छुपा रखा है। तो इसका मतलब सबसे पहली लड़ाई तो हमारी ए और बी की लड़ाई है। अगर ए और बी आएंगे तो हम सोच पाएंगे। नीचे हमको पता होना चाहिए कि इसके ये पी लिखने का क्या मतलब है। यहां पर भैया ने जो ये पी लिखा है इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी इसका सम 1 होता है। तो पहली चीज जो समझ में आती है वो ये कि 1/5 प्लस ए प्लस 1/3 प्लस 1/5 अगेन प्लस बी बराबर 1 है। अच्छा, 2/5 हो गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 माइनस 1/3। 2/5 का मतलब 3/5, ठीक है। 3/5 माइनस 1/3, माइनस का 1/3। एलसीएम लेते ही यहां हो जाएगा 15 और यहां हो जाएगा 9 माइनस 5 माने 4/15। तो a प्लस बी की वैल्यू 4/15 आ गई। तो हमारी ये पहली इक्वेशन बनी, पहला तो यहाँ पे काम बन गया। अब ए और बी को लेके एक और इक्वेशन हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, जो कि हमारे को शायद मीन से दिख जाएगा। कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन निकालते हैं सिग्मा पी आई एक्स आई से, राइट है। प्रोबेबिलिटी और एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 2/5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का a, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 4/5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 6b, और ये हमारे को 2.3 दे रखा है, ठीक है ना। हम लोगों को ये तो पता चल गया कि चलो एक और वैल्यू हमारे पास शायद आ सकती है। अच्छा, अब यहां से हम लोग अगर माइनस a प्लस 6b की अगर बात करते हैं, अब यहां पे 2.3 हमारे लिए एक दर्द है। 2.3 को 23/10 लिखना ही पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं। और इधर से 1 माइनस ये मिलकर के हो गया है 3/5, 3/5 और 4/5 मिलकर हो गया 7/5। तो 7/5 बोलो या 14/10 बोलो, ठीक है। तो अगर हमने इसमें से घटा लिया तो इट विल बी 9/10। तो अब हमारे पास में ए और बी को लेकर के 2 बातें आ गई हैं। कौन कौन सी 2 बातें आ गई। एक आ रही है a प्लस बी इज गड़ो में 4/15, और एक आ रही है माइनस a प्लस में 2b इज गड़ो में 9/10।
ग्रेट। अगर मैंने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 3b इस गड़ो में 4/15 प्लस में 9/10, एलसीएम हो जाएगा 150, और अगर देखा जाए हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 15 9 135। बहुत बड़ा जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये तो 1 से भी बड़ा चला जाएगा कहानी में। अगर ऐसा भी हो गया और फिर डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारी कहानी थोड़ी और लंबी जा सकती है भाई। ठीक है, तो इसका कुछ और तरीका भी अगर हो जाए तो ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन ये कैंसल आउट होने वाले बच्चे भी नहीं लगते, राइट है। तो इसके सिवा हमारे पास में कोई रास्ता भी नहीं होगा। ये 175 डिवाइड बाई 150 आ ही रहा है। 25 से गया, ठीक है, 25 से गया, नीचे वाला 6 टाइम्स, ऊपर वाला 7 टाइम्स। ठीक है, तो b की वैल्यू शायद कुछ 7/18 आती दिख रही है ना। b की वैल्यू को 7 बाई इतना आती दिख रही है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। मतलब फिर से अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन वाइज कुछ मिस्टेक हो रही है हमारे पास में। हाँ, गलती यहाँ हो रही है। ये 6b है, ठीक है ना, तो प्लस में 6b। अगर देखा जाए ये 7b है, और 7b होने का मतलब ये कि b की वैल्यू 1/6 हटा लो। ठीक है ना, इन दोनों से मिला करके हमारे को मिल गया है b की वैल्यू 1/6 है, हटाओ। अच्छा, b की वैल्यू अगर 1/6 है तो a की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 4/15 माइनस 1/6, है ना। और अगर ऐसा हो गया तो शायद दोनों जाकर के 30 पे रुक जाएंगे, और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, माने 3/, इतना तो 1/10, तो a की वैल्यू 1/10। चलो अब a और b आ गया हमारे पास में। एक सक्सेस तो मिल रही है ना हमारे पास में। फाइनली हम लोगों के पास में a और b की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर हमको आगे एक फर्दर क्या करना है, हमारे को तो वेरिएंस की तरफ बढ़ना है कि पहली बात वेरिएंस आ जाए सिग्मा स्क्वायर, फिर हमारा आंसर बन गया। अब वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो होगा सिग्मा पी आई, हाँ ये ध्यान होना चाहिए, पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस में एक्स बार का स्क्वायर होता है। अच्छा, और ये अगर ऐसा है तो पी आई कहां से लाओगे, पी आई हमारे पास में ये पड़ा है, देखो पी आई 1/5, और एक्स आई का स्क्वायर माने इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर बोले तो यही इसका स्क्वायर करके 4 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 36, ऐसा लिख लेते हैं पहले से ही। अच्छा, और सबको सम अप करते चलेंगे। हाँ और क्या, अब पी आई एक्स आई का स्क्वायर जोड़ते चलते हैं। देखो है ना, नीचे की तरफ दे रखा 1/5। अच्छा, इसके अंदर ए की जगह पे 1/10 पहले लिख लेते हैं अपन, राइट, ताकि हमारे को मल्टीप्लिकेशन में आसानी रहे। 1/5 इंटू दिस 4/5 प्लस 1/10 इंटू इसका स्क्वायर इज 1/10 इटसेल्फ, प्लस 1/3 इंटू में 9, 1/3 इंटू 9 इज 3, ठीक है, 1/5 इंटू 16, 16/5, और क्या। और b की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1/6 इंटू 36, ये 1/6 इंटू 36, 6। अच्छा देखो 9 तो यही साफ हो गया, 9, और ये हिसाब से देखा जाए 20/5, तो 9 प्लस 20/5 का 4 प्लस 1/10, बस एक ही बंदा अटक गया। और अगर देखा जाए तो इट विल बी 13 प्लस 1/10, दैट इज 131 डिवाइड बाई 10। बहुत ही गंदा सा कुछ आ गया, 131/10 लग नहीं रहा यार ये वाली बात मेरे को सही। अच्छा, अभी मैंने सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर ही नहीं लिखा, सॉरी 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 सॉरी, माइनस के अंदर कितना, ठीक है, मैं इसके ये इस वाले हिस्से को तो अपन सम अप कर लेते हैं। माइनस में एक्स बार की जगह पर हमारे पास 2.3 है भाई, तो दैट इज 23/10 का स्क्वायर, ये तो अपन ने लिखा ही नहीं। तो नीचे की तरफ 100 हो रहा है, और 23 इंटू 23, राइट है, तो 23 3 इज 69, और यहां से 23 2 दैट इज 46, तो हिसाब से देखा जाए 9 और 6 का 12, यहां से लगा 1, 560, 529, ठीक है, और ये भी माइनस का है। तो माइनस का है तो अभी तो एलसीएम लेने पे 13 100 110 माने 1310 माइनस 529, घटाना भी पड़ेगा, 10 में से 11 1, और यहाँ पे रह जाएगा कितना, यहाँ पे रह जाएगा 10, तो यहाँ जाएगा 8, और यहाँ रह जाएगा 12 7, 781 781/100, 781/100, ये मेरा सिग्मा स्क्वायर आ रहा है ना, कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ। सो सामने वाला हमारे से मांग रहा था सिग्मा 100 टाइम्स सिग्मा एक्स का स्क्वायर, दैट इज 781 इटसेल्फ। अच्छा, और क्या मांग रहा है, 781, ठीक है, तो अगर देखा तो 781 सोचा जा सकता है, क्या इसमें क्या गलत है, 781 तो फिजिबल है ना, हाँ 781 फिजिबल है, और अगर 781 फिजिबल है तो इसका मतलब ये कि मैं ब्लॉक्स में किस किस को भर दूंगा, 7 को, 8 को और 1 को, ठीक है,
और अगर ऑप्शन है तो हमारी तरफ से आंसर हो चुका होगा, है ना। क्वेश्चन के अंदर वैसे भी देखा जाए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना, तो क्वेश्चन संभव है, मतलब फिजिबिलिटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके चलता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जो भी आप अपनी तरफ से, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपने आप में बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन अपने आप में फिजिबल है, बहुत शानदार सा, कि 781 बनाया जा सकता है ना। इन सबको भर लेंगे और क्या। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। ये ट्राइंगल की साइड्स, ठीक है, जो इन लाइनों के मिड पॉइंट है, वो इन लाइनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्चुअल में ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट होंगे। तो मतलब हमको 3 लाइनें दे दी गई हैं, हमें एक एक करके तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और उससे हमें ट्राइंगल के मिड पॉइंट मिलेंगे, और जब वो मिल जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अच्छा, मिड पॉइंट से बनने वाला जो भी ट्राइंगल बनेगा वो ऑब्वियस सी बात है पूरे ट्राइंगल की एरिया का चौथाई होगा, 1/4 होगा। सही है ना भाई। कहने का मतलब ये कि ये अगर ऐसा है तो मिड पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा ना, इसका एरिया अगर ए है तो टोटल एरिया 4A होगा, ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले चाहिए मिड पॉइंट, सीधा कैलकुलेशन है मिड पॉइंट का, और मिड पॉइंट निकालना दो लाइनों को अपने सॉल्व करने जैसा है। तो अगर भाई किसी ने इसे सॉल्व करने का सोचा, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले वो ये है, मान लो हमने पहली 2 लाइनें उठाई, उन्हें सॉल्व कर लेंगे, अपने पास वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरी 2 लाइनें उठाएंगे, उन्हें सॉल्व कर लेंगे, फिर वैल्यूज आ जाएंगी। तीसरी 2 लाइनों से फिर वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब ये कि मेरे पास पॉइंट आ गया है। सपोज करो कि ये 1,2 है, ये वाला अपने आप में 2,3 है, ये वाला अपने आप में 7,5 है। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, छोटे मोटे, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मुझे किसी ने कहा इसका एरिया निकालो, तो हमको जो भी एरिया निकलेगा उसका 4 टाइम्स भी कर लेना, पूरे ट्रायंगल का एरिया एक साथ ही निकल जाएगा। तो अगर देखा तो 4 टाइम्स करने मतलब हाफ, और फिर क्या, सिर्फ एक एक करके वैल्यूज ही पुट करनी है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सबको आता ही है, और अगर सबको सॉल्व करना आता है तो कहने मतलब ये कि क्वेश्चन में भी क्या दम है। इसका तो ये कि क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि आपके पास जो वैल्यूज आने वाली हैं वो कुछ हद तक ऐसे आएंगी, 3 - 5, माइनस में 2, इंटू में 2 - 7, और 1 इंटू में 10 - 21। बिल्कुल साहब सही बात है। और अगर वैल्यूज निकालेंगे तो 6 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। और आंसर में ये एक्चुअल में अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो अपने को पता मॉड लगाने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा टोटल आंसर आ रहा है 6 स्क्वायर यूनिट्स। क्या मुश्किल है, क्वेश्चन यूं चुटके होते ही पूरा हो गया, हाँ या ना। लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेशन करी ये भी आप भी कर सकते थे। मैंने अगर भाई 1 मिनट दिखाया, क्यों, क्योंकि ये पहले मैं किसी और पेपर में ये करवा चुका हूं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहा था, दोबारा से इस क्वेश्चन को कराना मतलब टाइम कंज्यूम करने जैसा है, जब आपके पास ऑलरेडी कहीं नोट्स में ये क्वेश्चन पड़ा हो, ठीक है। तो मैं जरा चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है। 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है fx, और इस तरह से है कि वो इसको सॉल्व इसको सेटिस्फाई करता है। अब अगर वो पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल अपने आप में इसको अगर सेटिस्फाई करता है, तो आप इसे k टाइम्स f ऑफ k प्लस का 2 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो फंक्शन x में है, तो हम लोगों को एक अपनी तरह से एक फंक्शन अज्यूम कर लेना चाहिए कि मान लेते हैं वो फंक्शन px है, जो कि x इंटू में fx प्लस 2 को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, ये जो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, वो अपने आप में k की वैल्यू 2, 3, 4, 5 पे भी काम करता है। तो इसका मतलब ये कि ये a टाइम्स, क्योंकि हमें पता नहीं लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2 पे सेटिस्फाइड होता है, 3 पे सेटिस्फाइड होता है, 4 पे सेटिस्फाइड होता है, और 5 पे सेटिस्फाइड होता है। कहने का मतलब ये कि वो काफी हद तक ऐसा है। ओके, लेकिन सर ये तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है, बनने दो, अभी आप चिंता मत करो, आएगा, वो भी वैल्यू भी देके जाएगा, और हमारे पास फंक्शन भी बनेगा। आप चिंता की क्या बात है, यहाँ तक की बात तो एकदम बराबर है। अच्छा, अब इसको देखते हुए हम जो समझ सकते हैं वो ये कि इसे x इज इक्वल टू 0 बहुत प्यार से सूट कर जाएगा। x इज इक्वल टू 0 करते ही इधर 2 हो चुका होगा, x की जगह पे 2 करते ही, x की जगह 0 करते ही a मल्टीप्लाइड बाई -2, -3, माइनस का 4, माइनस का 5 बन जाएगा, जो कि हो गया 20 या 60, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट करके a की वैल्यू 1/60। अच्छा, a की वैल्यू अगर 1/60 आ गई तो x टाइम्स fx, x टाइम fx प्लस का 2 इज इक्वल टू में 1/60 मल्टीप्लाइड बाई x - 2, x - 3, x - 4, x - 5। ऐसा आपको लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अपनी तरफ से यहाँ तक का क्वेश्चन भी एकदम डन हो चुका है। लेकिन सर ये 4 डिग्री का है और आप क्वेश्चन को 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में देख रहे हैं। मैंने कहा देखिए, आप थोड़ा पेशेंस और रखेंगे ना तो आपको 3 डिग्री का दिखेगा। वैसे आप ध्यान से देखो, fx जो वो 3 डिग्री का ही है, थोड़ा पेशेंसफुली देखो। लास्ट लाइन को भी अगर आप देखोगे तो fx 3 डिग्री का ही है, 4 डिग्री का नहीं है। राइट हैंड साइड का 4 होने का मतलब ये नहीं कि लेफ्ट पे भी फंक्शन
4 डिग्री का, एफ एक्स आपका 3 डिग्री का, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर उसने f10 का यूज करा है, तो इसका मतलब ये कि मुझे भी f10 जैसा कुछ करना चाहिए, मुझे x की जगह 10 रख देना चाहिए। तो 10 टाइम्स f ऑफ 10 सीधा सीधा मेरी झोली में आके गिर जाएगा, राइट है। अगर मैंने ऐसा करा तो f ऑफ 10 प्लस का 2 इस गड़ो में 1/60 है, सॉरी, ठीक है। और अगर मैंने x की जगह 10 रखा तो यहाँ चुका 8, यहाँ 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, ऐसा हो चुका होगा। 6 से गया 10 टाइम्स, 5 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 4 टाइम्स, तो यहां देखा जाए तो कुछ 10f10 प्लस का 2 इज इक्वल टू में 28 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कि 10 टाइम्स f ऑफ 10 इज इक्वल में 26 हो गया। चाहिए क्या? 52 माइनस में 10f10 ही तो चाहिए, तो 52 माइनस 26 माने आंसर विल बी 26। तो कहना मतलब आंसर बिल्कुल प्यार से 26 आ गया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अगर क्वेश्चन में अगर लास्ट डिजिट के ऊपर भी बात करी जाए तो इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका अंदर 6 को मार्क कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में 781 के 1 पे मार्क करेंगे, इसीलिए आंसर में बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजीली ट्रेसेबल है। अच्छा, तो क्वेश्चन तो बनता है, मैंने बोला था ना आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, और वैसे ही ये वाला क्वेश्चन बन भी गया। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। जरा क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए हमेशा x और y की जगह 1 रखो, ठीक है। तो पहला काम x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो हमें पता चल गया 2 की पावर n इज इक्वल टू 4096, जो कि अपने आप में 2 की पावर 12 भी होती है, जिसका मतलब n की वैल्यू 12 ही आ गई। इसका मतलब ये कि ये x प्लस वाई की पावर 12 है। हाँ, तो कहता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 12 इज इक्वल में कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। और अगर ये x प्लस वाई की पावर 12 है तो इसमें टोटल टर्म्स 13 खुलेंगे, इसका मतलब एक ही इसका मिडल टर्म होगा, और अगर एक ही मिडल टर्म होगा तो वो सीधा 12 से 6 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कोफिशिएंट जो होगा वो 12 से 6 ही निकलने वाला है। अब 12 से 6 को सॉल्व करके आंसर देना है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट है। 6 और 2 से गया 12, 4 और 3 से भी जाता था 12, लेकिन नहीं जा पाया। ये 3 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, 5 से ये 2 टाइम्स गया है। फाइनली हमारे पास जो बच गया है वो बच रहा है 11 और इंटू 12 इंटू 7, ठीक है। और नीचे तो सब कुछ साफ हो गया है। तो एक तरह से 84, 4, 12, 1, 9, 924 ऐसा कुछ दिखा मुझे। तो 924 अगर दिख रहा है तो क्वेश्चन में आंसर है 924, राइट है। तो आंसर विल बी 924। डन। क्या आसान सा क्वेश्चन था, खटखट क्वेश्चन होते हैं। मतलब हमने एक पेपर को करने की कोशिश करी तकरीबन इतनी सी देर के अंदर, 51 मिनट में, या यूं समझ सकते हैं 55 मिनट के अंदर हमने ऑलमोस्ट इसको आधा करीब कर दिया, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे यही मैं अकेले करता तो 50-55 मिनट की जगह मैं इसे रिड्यूस करके रखी कुछ 35 से 40 मिनट तक ला सकता था। मतलब मैं अगले 20 मिनट में तकरीबन 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और लगा सकता था, इजीली लगा सकता था। अगर वो भारी होते तो किसी में 7 मिनट 8 मिनट, कोई हल्का होता तो 1 मिनट 2 मिनट में भी क्वेश्चन को खत्म कर देता। और कुछ तो मैं प्रैक्टिस करके जाता ही जाता, जो 2-4 क्वेश्चन तो मैं सीधे देखते उड़ा देता। ऐसा आपके साथ भी होगा। तो कहना मतलब ये कि पेपर करने लायक होते हैं, ठीक है। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नए तरीके से आपके साथ में बने रहने के लिए, और तब तक के लिए माता पिता का खूब सम्मान करना है, उनसे खूब सम्मान पाना भी है। भाई बहनों से तो घर नोक-झोंक चलती रहती है, हिंसा से अपने को दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है। सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी लाइफ लॉन्ग। जय हिंद।